एक ऐसी रात जिसे शायद दुनिया कभी ना भूल पाए। एक ऐसी रात जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी रात जिसने भारत को एक ऐसी चोट दी जो कभी नहीं भरेगी। एक ऐसी रात जिसने कुछ घंटों में हजारों को मौत की नींद सुला दिया। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भोपाल गैस डिजास्टर की। वो टाइम था साल 1969 का, जब एक कंपनी यूनाइन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड को भोपाल में खोला गया। इस कंपनी के खुलने से सब बहुत खुश थे, क्योंकि इस टाइम भोपाल के लोगों को काम की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी। लेकिन उनको क्या पता था, यही खुशी उनके दुख का सबसे बड़ा कारण बनेगी। ये कंपनी एक स्पेशल इंसेक्टिसाइड बनाती थी जिसका नाम था सेविन। इस सेविन को बनाने के लिए एक केमिकल था जिसका नाम था MIC, और ये बहुत खतरनाक केमिकल है। इस केमिकल को बाहर की कंट्री से इंडिया में एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन साल 1918 में जब इस कंपनी को लॉस होने लगा, तो अपने लॉस से बचने के लिए इस कंपनी ने डिसाइड किया कि ये MIC को इंडिया में इसी कंपनी में मैन्युफैक्चर करेगी, और यही थी सबसे बड़ी गलती। इतने डेंजरस केमिकल होने के बावजूद गवर्नमेंट ने इसे बनाने की अनुमति दे दी। लेकिन इस टाइम कंपनी को बोला गया था कि एक इवैक्यूएशन प्लान बना के रखना चाहिए, जिससे कुछ भी होने पर भोपाल के लोगों को पता हो कि क्या करना है। लेकिन ये प्लान कभी बनाया ही नहीं गया, और 1981 में एक एम्प्लॉय जिसका नाम था मोहम्मद अशरफ, उसकी डेथ हो जाती है इसी MIC के चक्कर में। लेकिन फिर भी कंपनी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सिर्फ पैसे के चक्कर में भोपाल की सिक्योरिटी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। जो मैंने आपको बताया, मोहम्मद अशरफ जिनकी मौत हो गई थी इसी प्लांट में, उन्हें इस बारे में पता था, और उन्होंने मरने से पहले अपने एक दोस्त जिनका नाम था राजकुमार केसवानी, उनको इस बारे में बताया था। ये एक जर्नलिस्ट थे। अब जर्नलिस्ट होने की वजह से अब इन्हें इसके बारे में और जानकारी चाहिए थी, तो वो लग जाते हैं अपने काम में, और फिर वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिनसे पता लगा कि इन्होंने सेफ्टी कितनी बेकार रखी थी। इन्होंने रिपोर्ट में बताया कि यहाँ एक डिजास्टर हो सकता है और ये बहुत खतरनाक हो सकता है, और इन्हें ये भी पता लगा कि इस कंपनी में फॉस्जन का यूज होता है, और इस गैस को वर्ल्ड वॉर 2 में गैस चैम्बर में यूज किया जाता था जर्मनी के अंदर। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये कितनी खतरनाक थी। अब जरा चलते हैं MIC के ऊपर। तो जो MIC थी उसे 3 टैंक में रखा जाता था, जिनमें से दो भरे जाते थे। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन थी। ये कंडीशन थी कि इन टैंक को 60% तक ही भरना था, और एक टैंक हमेशा खाली रहता था इमरजेंसी के लिए। लेकिन उस दिन इन टैंक को 60% से ज्यादा भरा गया, और यही नहीं, इमरजेंसी टैंक को भी भरा गया। 2 टैंक का टेम्परेचर ज्यादा था। इनमें जो इंडिकेटर MIC का लेवल दिखाने के लिए लगाया गया था वो भी बंद हो गया था काफी टाइम पहले। एक अलार्म जो टेम्परेचर हाई होने पे बजता था वो भी खराब था, और इस कंपनी में 2 अलार्म थे। एक कंपनी को चेतावनी देने के लिए था, और दूसरा था कंपनी के आसपास रह रहे लोगों के लिए। सोचो, इतनी खतरनाक गैस होने के बावजूद कितनी लापरवाही की गई थी इस कंपनी में। और इस कंपनी में MIC को बनाना 1984 में ही बंद कर दिया था, यानी कि टैंक में रखी MIC सिर्फ जब यूज होनी थी, जब जरूरत पड़ती। अब इतनी सारी सेफ्टी मैनेजमेंट को इग्नोर किया गया था, तो कभी ना कभी तो राजकुमार केसवानी की बात सच होनी थी, और वो हो भी गई। अब शुरू होता है द गेम ऑफ डेथ। 2 दिसंबर 1984 रात सर्दी की। सब नॉर्मल रात की तरह उसे भी गुजार रहे थे। रात 9 बजे UCIL के वर्कर ने MIC की पाइप को धोना शुरू किया, लेकिन दूसरे पाइप से पानी बाहर नहीं आया, और उन्होंने लिटरली 2 घंटे बाद इस बात को अपने सुपरवाइजर को बताया। लेकिन सुपरवाइजर ने कहा कोई नहीं, पानी को खुला रहने दो और इसे बाद में ऑफ कर देना। और फिर रात 10 बजे पानी टैंकर में जाने लगा, और MIC और पानी का मिलना आपको पता ही होगा, यानी कि एक डेडली कॉम्बो। अब टैंकर के अंदर एक रिएक्शन होने लगा। करीब 1 घंटे बाद वर्कर ने नोटिस किया कि उनकी आंख जल रही है। फिर उन्होंने सोचा कि शायद कहीं कोई लीक होगा, और उन्होंने एक लीक देखा भी, लेकिन इसे भी वो इग्नोर करके टी ब्रेक लेने चले गए। और अब टैंक में इतना प्रेशर बन गया, और फिर एक बेंट गैस स्क्रैबर, जहां सारी जहरीली गैस जलाई जाती थी, वहीं से ये गैस एस्केप कर जाती है। अब टाइम था रात 1 बजे। गैस हवा के थ्रू बहुत तेजी से भोपाल के ज्यादातर हिस्से में फैल गई, और फिर अपने घर में, रोड में, रेलवे स्टेशन में, हर जगह लोगों को खांसी और सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। पास के हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने लोगों को ऑक्सीजन दिया, क्योंकि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन ऑक्सीजन से ये गैस और भी खतरनाक हो जाती है। अगली सुबह घरों में, सड़कों में, रेलवे स्टेशन में सिर्फ एक ही चीज दिखती है, वो थी डेड बॉडी। फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर, कोई भी नहीं बचा, और ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डिजास्टर बन जाता है। और फिर UCIL एक टीम भेजती है जो बची हुई MIC को कम जहरीली बना देती है। लेकिन गैस
गैस अपना काम कर चुकी थी, हजारों या लाखों लोग मारे जा चुके थे और अगले दिन वेरन एंडरसन जो चेयरमैन थे यूसीआईएल के, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूसीआईएल अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ गलती किसकी थी? और यूसीआईएल का कहना था कि वाटर प्लस एमआईसी के मिलने से हुआ है ये सब, और इंडिया गवर्नमेंट डायरेक्टली यूसीआईएल को ब्लेम करती है कि यूसीआईएल ने अपने वर्कर को सही से सिखाया नहीं था और सेफ्टी मैनेजमेंट भी अच्छी नहीं रखी गई थी। और यूसीआईएल ने कहा कि इंडिया गवर्नमेंट ने सेफ्टी डिजाइन में चेंज नहीं करने दिए, और वो ये भी बोलते हैं कि कंपनी की नहीं, वहाँ काम कर रहे एम्प्लॉयज की गलती थी। और फिर यूसीआईएल डिसाइड करता है कि वो $470 मिलियन देगा एज अ कंपनसेशन इंडिया गवर्नमेंट को। लेकिन मध्य प्रदेश के लोग खुश नहीं थे क्योंकि गवर्नमेंट को पैसे देने से जस्टिस नहीं था लोगों के लिए। और फिर यूसीआईएल और वॉरेन एंडरसन को क्रिमिनल डिक्लेयर किया जाता है कोर्ट के थ्रू, और वॉरेन एंडरसन की डेथ हो जाती है नॉर्मल तरीके से 2014 में। लेकिन यूसीआईएल पे क्रिमिनल केस आज भी चालू है। लेकिन भोपाल के लोग आज भी इस डिजास्टर को भुगत रहे हैं। काश कंपनी की सेफ्टी मैनेजमेंट में ध्यान दिया जाता या फिर राजकुमार केसवानी की बातों पर गौर किया जाता तो शायद ये डिजास्टर कभी होता ही नहीं और भोपाल एक अच्छी जिंदगी जीता। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। खैर, आपको क्या लगता है किसकी गलती थी यहाँ पर? कमेंट में जरूर बताना। तो चलो यार, बहुत हुआ आज की वीडियो में। होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए